13 जुलाई 2026 को एक हवाई जहाज़ तेहरान से उड़ान भरकर यमन की तरफ बढ़ रहा था। उस हवाई जहाज़ में अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों के अधिकारी सवार थे। ये अधिकारी ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे से लौट रहे थे। 13 जुलाई की शाम को जब प्लेन सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था, तभी रनवे पर धड़ाधड़ कई मिसाइलें दागी गईं। पूरा रनवे तबाह हो चुका था। ऐसे रनवे पर प्लेन का लैंड होना नामुमकिन था, इसलिए आनन फानन में प्लेन की डायरेक्शन मोड़ी गई और उस जहाज़ को सना की बजाय हुदैदा के एक हवाई अड्डे पर, जो यमन में ही है, वहाँ पर उतारा गया। हूती अधिकारी तो सेफ अपने घर पहुंच चुके थे, पर इस इंसिडेंट ने यह सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया था कि आखिर प्लेन की लैंडिंग के कुछ देर पहले किसने रनवे पर हमला करवाया होगा और उसकी पीछे क्या वजह रही होगी। हूतियों ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये हमला तो सऊदी अरब ने करवाया है, और इस बात का पता चलने के बाद हूतियों ने फ़ौरन सऊदी अरब पर हमला बोल दिया। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने इस हमले की फिर बाद में निंदा की और बदला लेने की बात कही, लेकिन फिर कोई हमला बाद में हूती विद्रोहियों पर नहीं किया गया। हूतियों ने कहा कि अगर कोई हमला हम पर किया गया तो सऊदी अरब की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं और उसकी जो बंदरगाह हैं उसको तबाह कर दिया जाएगा। कई दिनों तक सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच ये टेंशन चल रही थी, एक दूसरे को ये धमकी दे रहे थे। पर अब 20 जुलाई को हूतियों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, ऐसा फैसला लिया है जिसने मोहम्मद बिन सलमान की नींद ज़रूर उड़ा दी होगी। हूतियों ने कहा है कि सऊदी अरब के लिए अब बाब अल मंदब बंद किया जा रहा है। अगर उसका कोई भी जहाज़ इस रास्ते से गुजरता है तो उसे टारगेट किया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। जब से ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया है, तब से सऊदी अरब का धंधा एकदम चौपट हो चुका है। उसकी कमाई का जो मेन सोर्स है वो तेल ही है, पर हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से उसके जहाज़ तेल लेकर कहीं नहीं जा पा रहे हैं। उससे बचने के लिए ही सऊदी अरब बाब अल मंदब का इस्तेमाल कर रहा था। ऑयल रिफाइनरी से पाइपलाइन के ज़रिए जो तेल था वो यानूब पोर्ट भेजा जाता, फिर टैंकर में लोड करके एशिया के लिए जहाज़ निकलते। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जंग के दौरान रोज़ाना करीब 36 लाख बैरल तेल इसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन अब सऊदी अरब के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। हूती विद्रोहियों ने इसका ऐलान किया है। सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा। क्या इन ज़रूरी कदम का मतलब हूतियों पर हमले के रूप में होगा? पिछले 4 साल से सऊदी अरब और हूतियों के बीच युद्ध विराम था, लेकिन 13 जुलाई वाले हमले में ये युद्ध विराम अब टूटा सा प्रतीत होता है, टूटा सा लगता है। आशंका तो यही बन रही है कि दोनों के बीच एक बार फिर जंग भड़क सकती है, पर स्टेक में इस बार सिर्फ सऊदी अरब या यमन, ये दो देश नहीं हैं। बाब अल मंदब से दुनिया का 12% समुद्री व्यापार गुजरता है, इसीलिए स्टेक बड़ा है इस बार। अगर इस रास्ते में किसी भी जहाज़ पर हमला होता है तो शिपिंग कंपनियां यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का बीमा करने से भी मना कर सकती हैं, जैसा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर चलने वाले जहाज़ों का बीमा नहीं हो रहा है इस समय। यानी एक समस्या सुलझी नहीं है और दूसरी समस्या शुरू होने वाली है। अगर बाब अल मंदब बंद होता है तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा चीन को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसी का अरबों डॉलर का सामान इसी रास्ते से यूरोप और अफ्रीका पहुंचता है। तो क्या दुनिया एक और नए संकट के मुहाने पर आ चुकी है? बाब अल मंदब की अहमियत क्या है और किन देशों की स्टेट इस रास्ते से जुड़े हुए हैं? आज के शो में इसी का पता लगाएंगे। नमस्कार स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। जिस तरह एनर्जी सप्लाई के लिए दुनिया के सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को गिना जाता है, उसी तरह अगर समंदर के व्यापार की बात की जाए तो उस मामले में बाब अल मंदब को गिना जाएगा। ये अरबी भाषा का शब्द है, बाब अल मंदब सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है आंसुओं का दरवाज़ा, गेट ऑफ टीयर्स। लेकिन गेट ऑफ टीयर्स ही क्यों कहा जाता है इसे? इसके पीछे एक प्राचीन अरब किंवदंती है। उसके मुताबिक कभी अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब वो अलग हुए तो ये स्ट्रेट बना और उस दौरान कई लोगों की मौत हुई थी, इसलिए इस जगह का नाम दिया गया गेट ऑफ टीयर्स। लेकिन जैसे हमने बताया, ये एक लोक कथा ही है, क्योंकि ये इतिहास में 2.5 से 3 करोड़ बरस पहले हुआ था। उस समय धरती पर इंसान ही नहीं थे। एक और लोक कथा है इस नाम के पीछे, जो कुछ लॉजिकल हमें मालूम होती है।
वो ये कि इस स्ट्रेट का रास्ता बहुत ख़तरनाक हुआ करता था। पहले जब इतने आधुनिक जहाज़ नहीं होते थे, तब इस रास्ते से जाते हुए अक्सर नावें और जहाज़ पलट जाते थे, डूब जाते थे, इसलिए इसका नाम गेट ऑफ टीयर्स पड़ गया। नामकरण की वजह पर लोग एक मत नहीं है, लेकिन उस रास्ते की अहमियत पर सभी का जो मत है वो एक है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। इसके एक तरफ यमन और दूसरी तरफ जिबूती और इट्रिया है, ये दो देश हैं। यही रास्ता लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके बिना सुएज़ नहर का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, क्योंकि एशिया से यूरोप जाने वाले हर जहाज़ पहले बाबल मंदब से होकर ही लाल सागर में प्रवेश करते हैं। इस रास्ते का महत्व आज का नहीं है, करीब 3000 साल पहले भी मिस्र, अरब, भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच जो मसालों का, हाथी दांत, सोना, लोबान और रेशम का जो व्यापार था, इसी समंदर के रास्ते से होता था। बाद में रोमन साम्राज्य, अरब व्यापारियों, उस्मानी साम्राज्य और फिर यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब 1869 में सुएज़ नहर खुली, तब बाब अल मंदब की जो भूमिका थी वो और बढ़ गई, इसकी अहमियत और बढ़ गई और फिर इसे समुद्री बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में दुनिया के गिना जाने लगा। इसकी ये वजह थी क्योंकि अब जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर लगा के नहीं जाना पड़ता था और एशिया से यूरोप की जो दूरी थी वो हज़ारों किलोमीटर कम हो गई थी। आज इसी रास्ते से दुनिया का लगभग 10 से 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। ORF की रिपोर्ट में जिक्र मिलता है कि हर साल यहाँ से $1 ट्रिलियन का सामान गुजरता है। भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 87 लाख करोड़ रुपए की होती है। अगर तेल और गैस को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये रकम और ज़्यादा हो जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में जैसे 2023 में हम देखते हैं, गज़ा वॉर के पहले यहाँ से लगभग 93 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स थे वो इसी रास्ते से गुजरते थे। लेकिन हूती विद्रोहियों ने गज़ा में इसराइली हमलों के विरोध में यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया, उन जहाज़ों पर जो इसराइल का साथ दे रहे थे हमलों में। तो उन हमलों के बाद जो बीमा कंपनियाँ थीं उनका विश्वास कम हो गया और फिर दूसरे जहाज़ भी यहाँ से नहीं गुजर पा रहे थे। इसलिए 2025 में ये आंकड़ा घटकर 42 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। मतलब पहले ज़्यादा तेल जाता था, उसके बाद लगभग आधा तेल यहाँ से गुजरने लगा। अच्छा, इस रास्ते से कौन कौन से देश अपना सामान भेजते हैं? चीन इस रास्ते का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। चीन से यूरोप जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, मशीनें, खिलौने सब यहीं से जाते हैं। यूरोप भी एशियाई देशों को यहीं से सामान बेचता है। महंगी महंगी यूरोपियन कंपनी की जो कारें हैं, विमान के पुर्जे हैं, मशीनें हैं, लग्जरी सामान है, वो सब यहीं से होकर गुजरता है। सोचिए, इतना ज़रूरी रास्ता है ये, और इसी रास्ते पर अब सऊदी अरब के जहाज़ों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। अगर एक भी सऊदी अरब के जहाज़ को हूती सक्सेसफुली टारगेट कर लेते हैं तो दूसरे जहाज़ भी यहाँ से गुजरने से डरेंगे और करोड़ों डॉलर का व्यापार ठप पड़ सकता है। इस वजह से सऊदी अरब और हूतियों के बीच पिछले 4 साल से एक सीज़ फायर चल रहा था, लेकिन हालिया हमले से इस सीज़ फायर के टूटने का भी ख़तरा बढ़ गया है। इस पूरी लड़ाई की जड़ छिपी हुई है यमन के सिविल वॉर में। अगर ये सिविल वॉर नहीं होता तो शायद आज सऊदी अरब को इतनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। असल में सितंबर 2014 में यमन के उत्तरी हिस्से पर हूती विद्रोहियों ने कब्ज़ा कर लिया था और उसी समय राजधानी सना पर भी कब्ज़ा हुआ था हूतियों का। और हुआ ये था कि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अब्द रब मंसूर हादी, वो सऊदी अरब भाग गए थे। फिर मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया था। अरब के और देशों को साथ ला के गठबंधन तैयार किया था, उसके बाद ये हमला हुआ था। सऊदी अरब का ये तर्क था कि यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की मान्यता वाली सरकार ही चलेगी। वहीं हूती ये कह रहे थे कि हमें शिया होने के नाते यमन की सरकार टारगेट करती है, हमें राजनीति में नहीं आने देती, इसलिए अब हम यहाँ पे कब्ज़ा कर लिए और हम राज करेंगे। इसी बात को लेकर बरसों तक सऊदी अरब और हूतियों के बीच लड़ाई चलती रही। फिर अप्रैल 2022 में यूएन ने यहाँ सीज़ फायर करवाया, उनकी मध्यस्थता में यहाँ पे सीज़ फायर हुआ था और यही सीज़ फायर अब भी चल रहा था। लेकिन 13 जुलाई 2026 के हमले में सऊदी अरब और यमन के बीच ये सीज़ फायर लगभग टूट सा गया है और सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट को भी इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है इस पूरी बात से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरब हॉर्मुज़ बंद होने के बाद यनबू पोर्ट से तेल बेच रहा था। वो इस आशंका की तैयारी, हॉर्मुज़ बंद होने की आशंका की तैयारी बरसों से कर रहा था कि अगर हॉर्मुज़ का रास्ता बंद हुआ तो उसके पास और क्या विकल्प मौजूद हो सकते हैं।
इसीलिए उसने 1980 के दशक से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया था। करीब 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट से वेस्ट पाइपलाइन बनाई गई। ये पाइपलाइन पूर्वी सऊदी अरब के अबकैक प्रोसेसिंग ऑयल प्रोसेसिंग सेंटर से शुरू होती है। यहाँ से ऑयल को रिफाइन किया जाता है और फिर पूरे देश को पार करते हुए पश्चिमी तट पर बने यनबू पोर्ट तक इसे पहुँचाया जाता है। यहाँ से तेल को टैंकर में लादकर दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। इन पाइपलाइंस के ज़रिए हर रोज़ लगभग 70 लाख बैरल ऑयल भेजा जा सकता है। इसका लगभग आधा तेल इस समय इसी रास्ते से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। 36 लाख बैरल पर डे का बताया जा रहा है, मतलब आधे से कुछ ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि हॉर्मुज़ इस समय बंद है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि सऊदी अरब का अधिकतर ऑयल इस समय इसी रास्ते से यानी यनबू पोर्ट के ज़रिए ही एशिया भेजा जा रहा है और यनबू पोर्ट से एशिया के रास्ते के बीच में ही आता है बाब अल मंदब। इसी चोक पॉइंट पर हूतियों का कब्ज़ा है और यहीं से हमले की धमकी सऊदी अरब को अब दी जा रही है। हूतियों की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वो इस रास्ते को पहले भी सक्सेसफुली बंद कर चुके हैं। इसराइल की गज़ा पर हमलों के विरोध में ये रास्ता बंद किया गया था 2023 में। ब्रिटेन और अमेरिका के जहाज़ों पर हमले हुए थे हूतियों के, जिसके बाद से बाकी जहाज़ों ने भी ये रास्ता इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। फिर ये समस्या उस समय सुलझी कैसी थी? हुआ ये था कि 15 मार्च 2025 को अमेरिका ने यमन पर ज़बरदस्त बमबारी की थी। वो ट्रंप 2.0 का पहला विदेशी हमला था। 30 अप्रैल को ब्रिटेन ने भी यमन के ख़िलाफ़ हमलों में अमेरिका का हाथ मिला लिया और अब दोनों मिलकर यमन पर हमले कर रहे थे। अमेरिका ने अकेले मिलकर 1000 से ज़्यादा जगहों पर यमन में हमले किए थे। इसमें 123 लोगों की मौत हुई थी और फिर 6 मई को ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और हूतियों के बीच एक डील साइन की गई थी। तब कहीं जाकर ये हमले बंद हुए थे। हूतियों ने हमले बंद किए थे बाब अल मंदब के रास्ते में। पर क्या सऊदी अरब अकेले अब हूतियों के साथ डील करने में सक्षम है? इसका जवाब बहुत मुश्किल होगा। सऊदी अरब पहले भी हूतियों से लड़ चुका है और कोई बड़ी सफलता उसके हाथ नहीं लगी है। फिर सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार भी पिछले कुछ महीनों में कमज़ोर हुई है। उसकी यूएई के गुटों से लड़ाई यमन के अंदर ही चल रही है। ऐसे में जानकार ये कहते हैं कि हूतियों से अकेले उलझना सऊदी अरब के लिए इस बार मुश्किल होगा। ऊपर से इस बात में भी संशय बना हुआ है कि क्या मुसीबत की घड़ी में अमेरिका उसे बचाने आएगा, सऊदी अरब को बचाने आएगा, क्योंकि हॉर्मुज़ खोलने की मुहिम में तो सऊदी अरब ने अमेरिका को ऐन वक्त में धोखा दे दिया था। उसे अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका का पूरा ऑपरेशन ही फेल हो गया था। ऐसे में देखना होगा कि सऊदी अरब इस समस्या को कैसे सुलझाता है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी वो आपको राजदूत पर मिलती रहेगी। ये शो रिकॉर्ड किया था मेरे साथ थी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।